मार्च 1854 में ब्रिटेन और फ्रांस रसिया के विरुद्ध क्रिमियन वार लड़ते हैं, जिसमें रसिया की हार हो जाती है। यह वार बेसिकली रसिया को ईस्टर्न यूरोप और ऑटोमैन एम्पायर के अंदर घुसने से रोकने के लिए लड़ा गया था। इसके अलावा ब्रिटेन को उस वक्त भारत की भी चिंता सता रही। सन 1918 में कई सालों से कई देशों और आर्मीज के द्वारा लड़े गए संघर्षों के दौरान यूक्रेन ने रसिया से स्वतंत्रता की घोषणा की। फाइनली ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की ट्रीटी में इसकी इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी को इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिला, लेकिन बाद में रसिया इस स्वतंत्र यूक्रेन की कॉन्सेप्ट को ना मानते हुए फाइनली 1921 में यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन का गठन करता है। फाइनली 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होकर रसिया बन जाता है और वहां से यूक्रेन इंडिपेंडेंट हो जाता है। बाद में एक रेफरेंडम में लगभग 92% वोटर्स यूक्रेन को इसमें समर्थन भी देते हैं। उसके बाद रसिया, बेलारूस और यूक्रेन सोवियत संघ को भंग करने और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के एक समझौते पर हस्ताक्षर भी करते हैं। लेकिन फिर से दोस्तों, रूसो यूक्रेन वार फरवरी 2014 से शुरू हो जाता है, जिसके चलते रसिया को G8 मेंबर कंट्री से निकाल भी दिया जाता है। पिछले 1.5 साल से यह मामला इतना खराब हो चुका है कि रसिया को पूरी तरह से वेस्टर्न कंट्रीज ने बॉयकॉट कर दिया है। आखिर क्या है ये क्रिमियन इशू जिसके चलते रसिया मारने और मरने पर उतर आया है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि इस सिचुएशन में इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स कैसे बदल रहा है और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है या पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के वीडियोज हम लोग आपके लिए और ला पाए। जय जगन्नाथ दोस्तों। टॉपिक में जाने से पहले रसिया के मैप को एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं। रसिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, जहां पर बैरन सी, कारा सी और लैप्टॉप सी इसके उत्तर के बॉर्डर को टच करते हैं, जो कि एक साल में अधिकतम समय बर्फ से ढका रहता है। और रसिया के दक्षिण पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के आउटसाइज्ड एम्बिशन के लिए ब्लैक सी का महत्व बहुत ही बड़ा है। रूस ब्लैक सी से वार्म वाटर बंदरगाह तक अपने पहुंच को एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक एसेट के रूप में देखता है। मेडिटेरियन सी तक रूस की पहुंच बहुत ही सीमित है, लेकिन ब्लैक सी रूस को मेडिटेरियन सी तक पहुंचने की कुछ तरीकों में से एक है। 24 फरवरी 2022 को रूसो यूक्रेन वार को आगे लेते हुए रसिया फिर से यूक्रेन के ऊपर हमला कर देता है और बहुत सी जगहों पर कब्जा भी कर लेता है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप दोनों ही साइड्स में हजारों की संख्या में लोगों का मौत होता है और यूरोप में इसके बाद इतना बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस आ जाता है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी नहीं आया। जून 2022 तक दोस्तों लगभग 8 मिलियन यानी कि 80 लाख यूक्रेनियन अपने ही देश के अंदर डिस्प्लेस्ड हो चुके थे और मई 2023 तक लगभग 8.2 मिलियन यूक्रेनियन अपने ही देश छोड़ चुके थे। इसी साल सितंबर में दोस्तों दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है और जिसका मेजबानी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद करने वाले हैं और रसिया भी G20 का मेंबर है। तो अभी ये देखने वाली बात है कि रूसो यूक्रेन वार को इस सम्मेलन में किस तरह से डिस्कस किया जाएगा। 2022 के इन्वेड के कुछ महीने पहले रशियन सोल्जर्स यूक्रेन के बॉर्डर को अपने निगरानी में रखे थे, लेकिन जब उनको पूछा गया तो रशियन ऑफिशियल्स ने यह बताया कि हम लोग किसी भी तरह यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करेंगे। 24 फरवरी 2022 को रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने लोहांस्क और डोनेट्स्क में रहने वाले प्रो रशियन रिपब्लिक्स के समर्थन में एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की घोषणा की। बाद में जब उन्हें पूछा जाता है तो वो ये बोलते हैं कि वो यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना चाहते हैं और उन्होंने ऐसा तक भी कह दिया कि यूक्रेन के राइट टू एग्जिस्ट को मैं मानता ही नहीं। पुतिन ने यहां तक झूठा दावा भी किया कि यूक्रेन को नियो नाजीज द्वारा शासित किया जाता था, जो लोग एथनिक रशियन माइनॉरिटीज के ऊपर बहुत अत्याचार किए। सदर्न और साउथ ईस्टर्न फ्रंट पर रूस ने डिस्ट्रक्टिव सीज के बाद मार्च में खेरसन और मई में मरियापुल पर कब्जा कर लिया। 18 अप्रैल 2023 से रशियन सोल्जर्स ने यूक्रेन के डोनबस रीजन से एक नए तरह से लड़ाई शुरू करी और सर्दियों के महीने में यूक्रेन के एनर्जी ग्रिड सहित फ्रंटलाइन से बहुत दूर सिविलियंस और सैनिकों के ऊपर बमबारी करना शुरू कर दिया। इसके बाद यूक्रेन पर रसिया के आक्रमण की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा की गई। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रसिया के इस काम को निंदा करते हुए और पूरी तरह से उसके सोल्जर्स को विड्रॉल करने की मांग करते हुए प्रस्ताव E711/1 पारित किया। इसके बाद दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रसिया को मिलिट्री ऑपरेशंस बंद करने की मांग की और इसके बाद काउंसिल ऑफ यूरोप ने वहां से रसिया को निष्कासित भी कर दिया। इन सब घटनाओं के बाद रसिया और उसके अलाय कंट्री बेलारूस के ऊपर बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगा दिए और यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन और मिलिट्री एड भी प्रदान किया गया।
दोस्तों इसके बाद भी रसिया में बहुत सारे कंपनीज थे, लगभग 1000 से ज्यादा कंपनी ने रसिया और बेलारूस छोड़ भी दिए। चलिए दोस्तों सीधे मुद्दे में चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यूक्रेन के ऊपर रसिया बार बार क्यों हमला करता है। जैसे कि वीडियो के पहले मैंने आप लोगों को बताया था, अगर रसिया का ब्लैक सी के ऊपर कंट्रोल रहेगा तो फिर वो मेडिटेरियन सी से होके यूरोप तक आसानी से ट्रेड कर सकता है। इसीलिए ब्लैक सी के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए वो बार बार क्रिमियन पेनिनसुला और यूक्रेन के ऊपर दोस्तों हमला करता है। और दूसरी सबसे बड़ी कारण है अमेरिका और रसिया के बीच बहुत दशकों से चली आ रही गहरी दुश्मनी। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उसके बाद पूरा दुनिया दो हिस्सों में बंट जाता है। वेस्टर्न साइड को लीड करता है अमेरिका और ईस्टर्न साइड को लीड करता है यूएसएसआर, जो कि 1991 में डिसइंटीग्रेट होने के बाद रसिया बन जाता है। यूएसएसआर से अपने ब्लॉक को स्ट्रांग करने के लिए सन 1949 में अमेरिका और कनाडा वेस्टर्न यूरोप के बाकी अलग 10 डेमोक्रेटिक कंट्रीज को मिला के नाटो का गठन करते हैं। नाटो पहला ऐसा पीस टाइम मिलिट्री अलायंस था जिससे अमेरिका ने वेस्टर्न हेमिस्फीयर से बाहर प्रवेश किया था। नाटो ने अभी तक लगभग 9 बार न्यू मेंबर्स को ऐड किए हैं। हाल ही में 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन किया। नाटो गठन के बाद मई 1955 में रसिया ने ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के 7 सोशलिस्ट नेशन को मिला के वार्सो पैक्ट का गठन किया, जिसको बनाने का पीछे का कारण यही था कि वो नाटो का मुकाबला कर पाए। हालांकि ये दो संगठनों के बीच कभी डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ था, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल वार चलता रहा, जिसको हम लोग कभी कभी प्रॉक्सी वार से भी जानते हैं। क्रिमियन पेनिनसुला के ऊपर रसिया के इलीगल एनेक्सेशन के बाद सन 2014 में नाटो के साथ यूक्रेन का रिश्ता धीरे धीरे इंटेंसिफाई होने लगा। इसके लगभग 6 साल पहले यानी कि 2008 में भी यूक्रेन ने नाटो मेंबरशिप एक्शन प्लान में इंटीग्रेट होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन 2010 में जब यूक्रेन में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसके बाद इस मेंबरशिप को स्थगित कर दिया जाता है, क्योंकि जो नए तरह से राष्ट्रपति बन के आते हैं उनका नाम था विक्टर यानुकोविच, जो कि यूक्रेन को रसिया के करीब रखना चाहते थे। 2008 में नाटो लीडर्स ने रोमानिया के बुखारेस्ट शिखर सम्मेलन में यह सहमति व्यक्त किया था कि एक दिन जॉर्जिया और यूक्रेन नाटो के मेंबर बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए किसी भी तरह का प्रॉपर टाइम टेबल या कॉन्क्रीट स्टेप नहीं पब्लिश किया गया था, जो कि यूक्रेन को नाटो के करीब ला सके। 30 सितंबर 2022 को फिर से दोस्तों यूक्रेन नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन करता है, क्योंकि इधर रसिया ईस्टर्न और सदर्न यूक्रेन के ऊपर हमला कर देता है। इधर दोस्तों क्रेमलिन ईस्टर्न यूरोप में नाटो के एक्सपेंशन को रूस के प्रति वेस्टर्न हॉस्टिलिटी के रूप में बहुत सालों से देख रहा था। दोस्तों सब कुछ ठीक चल रहा था रसिया और यूक्रेन के बीच। दिक्कत तब आया जब 20 मई 2019 को यूक्रेन के राष्ट्रपति चुनाव में वोलोडिमिर जेलेंस्की राष्ट्रपति बन के आते हैं, और प्रॉब्लम तब सबसे बड़ी हो जाती है जब वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अपने विदेश नीति को प्रो अमेरिकन रखा। अपने विजिट्स के दौरान जेलेंस्की कभी कभी अमेरिकन कांग्रेस और अमेरिकी ऑडियंस के लिए अंग्रेजी में भाषण दे देते हैं, जो कि रसिया के घाव में नमक छिड़कने जैसा काम करता है। Financial assistance is also critically important, and I would like to thank you very much. क्योंकि पुतिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का ये प्रो अमेरिकन अप्रोच को हर वक्त क्रिटिसाइज करते रहते हैं और खुद को अपने लिए खतरा मानते हैं। कुछ ही लोगों की स्वार्थ और अहंकार के लिए अभी तक इतने सारे लोग मारे गए हैं और बहुत से लोग लापता हो गए हैं। क्या इसीलिए हमारे वार्ड में इतने बड़े बड़े देश को बनाया गया है? एक बार नहीं बल्कि दो बार हम लोग तबाही को खुद देख चुके हैं, जो कि पहला और द्वितीय विश्व युद्ध था। क्या आप लोग फिर से एक थर्ड वर्ल्ड वॉर चाहते हो? नहीं। इसी समय दोस्तों लेट सुषमा स्वराज जी का एक सेंटेंस मुझे याद आता है, जो कि उन्होंने संसद में बोला था। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान में टेररिज्म खत्म करने के लिए युद्ध की जरूरत नहीं है, वी शुड गो फॉर ए बायलैटरल टॉक, क्योंकि मानव सभ्यता को बचाने के लिए युद्ध नहीं, बैठकर आमने सामने बात करना जरूरी है। इस बात को समझने में शायद हम लोगों ने बहुत देर कर दी है, लेकिन अभी भी समय है ताकि यूक्रेन और रसिया के बीच जो मारामारी चल रहा है उसको इंटरनेशनल लेवल पर हल कर दिया जाए, नहीं तो फिर से हिरोशिमा और नागासाकी बनते देर नहीं लगेगी। तो ये था दोस्तों रसिया और यूक्रेन के बीच वार के बारे में। आशा करता हूं आपको इस वीडियो में बहुत सारे चीजों के बारे में पता चला होगा। इसी तरह के वीडियो हम लोग और ला सके, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आगे एक और इंटरेस्टिंग सा वीडियो में। जय हिंद।